जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रग्स क्या होता है, क्यों आखिर करोड़ों लोग ड्रग्स के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर इससे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं, आखिर लोग ड्रग्स के चंगुल में क्यों फंसते हैं और ड्रग्स की कैटेगरी में कौन कौन सी मेडिसिन और किस तरह की दवाइयाँ आती हैं और इनका बचाव क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली बात ये होती है कि ड्रग्स होता क्या है। देखिए, दवाइयाँ कई कैटेगरी में होती हैं। इन्हीं कैटेगरी में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इंसानों के मस्तिष्क पे, दिमाग पे असर करती हैं। और जब कोई बीमारी, कोई दवाई किसी इंसान के दिमाग पे असर करे तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक मेडिसिन। ठीक है, तो इस तरह की दवाइयों को हम ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं या फिर इन्हें प्रायः नशीली दवाइयाँ कहते हैं। ये जो नशीली दवाइयाँ होती हैं ये मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए प्रायः बहुत खतरनाक होती हैं। नॉर्मली इन दवाइयों का प्रयोग मेंटल पेशेंट्स के लिए, इंसोम्निया जिसे नींद ना आती हो उनके लिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स जो बहुत उदास रहते हो उनके लिए, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं उनके लिए इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों का ज़्यादा उपयोग अगर कोई सामान्य दिमाग वाला व्यक्ति करे तो ये उसके दिमाग पे गलत प्रभाव डालती है, यानी कि उल्टा प्रभाव डालती है। इसलिए कहा गया है कि इन दवाइयों का प्रयोग केवल जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उन पे होना चाहिए, न कि स्वस्थ पे। और इसी कारण से देश विदेश में और भारत में भी इन दवाइयों को पूरी तरह से बैन किया गया है, गैर कानूनी किया गया है। तो ये तो थी बात कि नशीली दवाइयाँ को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। नशीली दवाइयों का प्रयोग कई बार डोपिंग के रूप में जो खिलाड़ी होते हैं वो करते हैं। तो जब कोई खिलाड़ी नशीली दवाइयों का सेवन करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी क्षमता, उसके जो गेम खेलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है और इस वजह से वो अपने गेम में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। ऐसी दशा में बाकी के जो नॉर्मल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो हार जाते हैं। इसलिए जो खेल की व्यवस्थापक है वो प्रायः जांच करती है कि कोई खिलाड़ी डोपिंग करके गेम न खेले। डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा नशा करने के लिए एक स्पेशल शब्द दिया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि डोपिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि नशीली दवाइयों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, नशीली दवाइयों के तो कई प्रकार हैं, लेकिन 3 प्रकार मुख्य हैं। पहला प्रकार है ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स और तीसरा होता है कोका एल्कलॉइड्स। जो ओपियोइड्स होता है सामान्य भाषा में इसे अफीम के नाम से जाना जाता है या स्मैक के नाम से जाना जाता है या फिर इसे हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। यह जो नशा है ये पेपेवर सेमनीफेरम यानी कि पोस्तु का जो पौधा होता है उसके पौधों से ये प्राप्त किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डाईएसिटिल मार्फिन होता है। इसमें जो मुख्य जहर होता है, जिसको आप दवा कह सकते हैं, वो मार्फिन होती है। ये जो मार्फिन होती है ये व्यक्ति को सेडेटिव के रूप में, डिप्रेसेंट के रूप में काम करती है। ये प्रायः देखने में सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में, पाउडर के रूप में होती है और इसे लोग प्रायः सूंघ करके इसका नशा करते हैं और ये इंसानों के दिमाग पे और आपके पाचन तंत्र पे सीधा प्रभाव डालती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। प्रायः अफीम का प्रयोग या मार्फिन का प्रयोग दर्द निवारक औषधियों में भी होता है। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग जो दर्द की दवाइयों के लती हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उस दवा में मार्फिन का यूज़ होता है और उसको रेगुलर प्रयोग में लाने की वजह से वो उसके लती हो जाते हैं। प्रायः ये दवाइयाँ पेन किलर के रूप में उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, ताकि कैंसर में और सर्जरी में उनके दर्द को कम किया जा सके। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स को आप सामान्य रूप से भांग के रूप में जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया अफीम के बारे में। अब जो दूसरी कैटेगरी है ना, उसका नाम है कोका एल्कलॉइड। जो ये कोका एल्कलॉइड होता है ये एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधा
साउथ अमेरिका का बड़ा ही प्रसिद्ध पौधा है। इसे प्रायः कोक या क्रैक के नाम से जाना जाता है। ये जो दवा है ना, ये यूफोरिक कैटेगरी में मानी जाती है। यूफोरिक का मतलब होता है कोई ऐसी दवाई जो आपको सेवन करने के बाद फॉल्स यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि आभासी रूप से सुख का अनुभव कराए। ऐसी दवाई जिसको खाने के बाद कुछ देर के लिए हमें अच्छा फील हो, अच्छा फील गुड हो, सुख का अनुभव हो, तो उसे हम बोलते हैं यूफोरिक मेडिसिन्स। तो जो क्रोक है, जो क्रैक है, इसे कई प्रकार के पेय पदार्थों में डालते हैं और भी कई तरीके से इसका सेवन करते हैं। इसका सेवन करने से व्यक्ति को ऊर्जा की अनुभव होती है और वह व्यक्ति बार बार इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए या अपनी बेचैनी उदासी को दूर करने के लिए इस तरह के कोक या कोकेन जैसी दवाइयों का सेवन करता है। इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी होती है, उस तीसरी कैटेगरी को हम कहते हैं भांग यानी कि चरस, गांजा। इस कैटेगरी का नाम है जो कैनाबिनाइड्स होता है ना, इसको सामान्य रूप में लोग भांग के नाम से जानते हैं। भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये जिस पौधे से प्राप्त होता है उस पौधे को कैनाबिस सटाइवा कहते हैं। ये जो कैनाबिस सटाइवा का पौधा है, इसको उगाना और इस पे काम करना प्रायः बैन है, लेकिन फिर भी इसको मेडिसिनल पर्पस से लोग उग जाते हैं। अब इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसका जो लेटेक्स होता है, इसका प्रयोग अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, जिसमें चरस हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये जो दवा होती है ये भी यूफोरिक कैटेगरी की है, प्लस ये हेलुसिनोजन यानी भ्रम उत्पन्न करती है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के मस्तिष्क पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय पे असर करती है। अगर हम अफीम की बात करें, अगर हम गांजा की बात करें, भांग की बात करें, या फिर हम क्रैक यानी कोकेन की बात करें, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक होता है। भांग और क्रैक के अंदर हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। हेलुसिनोजन का मतलब होता है विभ्रमक, ऐसी दवाइयाँ जो खाने के बाद भ्रम उत्पन्न कर दे। ये दवाइयाँ व्यक्ति में भ्रम उत्पन्न करती हैं और व्यक्ति को अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी क्रम में कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा जिसे आप धतूरे के नाम से जानते हो, एट्रोपा बेलाडोना। इस तरह के पौधों का प्रयोग भी प्राचीन काल से अलग अलग तरीके से लोग नशे के लिए करते हैं। मनुष्य के द्वारा बेंजोडाइजापाइन, एम्फेटामाइन और बार्बिट्यूरेट्स जैसी मेडिसिन भी बनाई गई। इन दवाइयों को इसलिए बनाया गया कि मानसिक रोगियों का इलाज किया जा सके, डिप्रेशन में आए हुए लोगों का इलाज किया जा सके, जिसे नींद ना आ रही हो, इंसोम्निया हो, जो डिप्रेशन में हो, परेशान हो, उनका इलाज किया जा सके। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इन दवाओं का सेवन करता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी वजह से इन दवाइयों का सेवन काफी खतरनाक माना जाता है। इसी क्रम में अल्कोहल का भी दुष्प्रभाव माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके लीवर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उसके लीवर की कोशिकाएं मर जाती हैं, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं, और लीवर डैमेज होने के बाद उसका पूरा पाचन तंत्र और शरीर की और भी बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी नशे के क्रम में तंबाकू, गुटखा, पान, सिगरेट ये भी आते हैं, जो प्रायः कई सालों से नशे के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तंबाकू के अंदर निकोटीन नाम का एक जहरीला पदार्थ होता है। यह निकोटीन व्यक्ति के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बांधने की क्षमता घट जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप प्रायः देखेंगे कि ऐसे लोगों की नसें नीली नीली होती हैं, नीली पड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू, गुटखा, पान, सिगरेट या नशा करता है तो ऐसे व्यक्ति में एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा और आगे चल के ऐसे लोगों में ब्रेन हैमरेज और भी अन्य प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। चाहे वो मुख का कैंसर हो, चाहे वो फेफड़ों का कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज हो, चाहे वो प्रोस्टेट से रिलेटेड कैंसर हो, चाहे वो पाचन तंत्र का कैंसर हो, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात किया कि नशा क्या है,
नशीली दवाइयाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि नशे के चंगुल में आखिर क्यों पड़ते हैं लोग और कौन पड़ते हैं। देखिए, नशे के चंगुल में जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसमें नशे की चंगुल में पड़ने वाले लोगों में ज़्यादातर एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था के उम्र के लोग होते हैं, जिनकी उम्र 12 साल से लेकर के 18 साल होती है या कुछ 25 साल तक होते हैं। इनका मुख्य जो कारण है वह होता है घर का दबाव, जिसको आप पीयर प्रेशर कह सकते हो, समकक्षी दबाव। अपनी पढ़ाई में, अपने परिवार में, अपने करियर में अच्छा न कर सकना या अच्छा करने की बहुत ज़्यादा भावना होना और उससे रिलेटेड एक प्रेशर होना। तो उस प्रेशर को दूर करने के लिए लोग नशे के चंगुल में पड़ जाते हैं। अब जानते हैं कि इस नशे की चंगुल से बचाव कैसे किया जा सकता है। देखिए, नशे के चंगुल से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है सही दबाव लेना। दबाव लेना बहुत ज़रूरी है। पीयर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव हो, न कि निगेटिव हो और व्यक्ति को नशे के दलदल में ढकेल दे। इसके साथ साथ माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा भी या किसी और समझदार व्यक्ति के द्वारा काउंसलिंग की जा सकती है। अगर ऐसे भी न काम बने तो किसी मेडिकल डॉक्टर की भी सहायता ली जा सकती है। देखिए, जो लोग नशा करते हैं ना, उनके अंदर एक विशेष प्रकार के लक्षण आते हैं, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति है ए और ए को किसी प्रकार के नशे की आदत है। तो जो ये आदत लग जाती है ना बार बार किसी दवा का सेवन करने से, तो उसे हम बोलते हैं एडिक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन कर रहा है तो एडिक्शन करने से क्या होगा, उसको लत लग गई। अब अगर जिस चीज का एडिक्शन है वो उसको न दिया जाए तो उसके अंदर कई तरह के लक्षण आते हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, कांपने लगना, शोर मचाने लगना, या वो व्यक्ति कुछ भी करने को आतुर हो जाएगा। तो ऐसी दशा को विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं और ये सिंड्रोम तुरंत आराम हो जाएंगे अगर आप उसको उसका नशा वापस कर दें। तो इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। तो ऐसी दशा न हो, इसलिए नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि अफीम जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अफीम में मार्फिन जो पाया जाता है, ये मार्फिन प्रायः दर्द निवारक दवाइयों में भी होता है। प्रायः जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें दर्द न हो इसलिए अफीम वाली जो पेन किलर्स होती हैं वो दी जाती हैं। सैनिकों के माध्यम से भी कुछ जगहों पे इसको यूज किया जाता है। अब कुछ लोग आदत बना लेते हैं पेन किलर को खाने की। तो अगर आप अफीम वाले या इस तरह के पेन किलर्स लेते हैं तो ये आपके ऊपर लत का काम करेगी। दर्द नहीं होगा, फिर भी इस तरह की दवाइयों को खाने की लत बनेगी, जो कि आगे चल करके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी नशे से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान वालों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और सामाजिक हित में योगदान दें। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नए टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।